हाँ जी, मंत्री परिषद अपन ने पढ़ी। मंत्री परिषद यानी मुख्यमंत्री के रूप में अपन इसको पढ़ रहे हैं। किसके रूप में? मुख्यमंत्री के रूप में। ये जो मुख्यमंत्री होता है ये किसी भी राज्य का मुखिया होता है। राजनीतिक रूप से मुखिया यही होता है। अब इसके माध्यम से गठन होता है किसका? विधान मंडल का। किसका गठन होता है? विधान मंडल का। किसी राज्य में विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, किसी राज्य में विधानमंडल का 1 सदन होता है। ये आगे का विषय है कि विधानमंडल के 2 सदन होने का क्या महत्व है और 1 सदन होने का क्या महत्व है। लेकिन हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, जिसमें एक निम्न सदन होता है। पहले उच्च सदन पढ़ लेते हैं। एक उच्च सदन होता है और एक निम्न सदन होता है। ठीक है। जो उच्च सदन होता है इट मीन्स विधान परिषद। विधान परिषद, विधान परिषद के जो लोग हैं वो किसी न किसी क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। किसी न किसी क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, इसलिए ये अपने आप में एक उच्च दर्जे का सदन है, यानी विद्वानों का सदन है। किसका? विद्वानों का सदन है। कौन सा सदन? उच्च सदन जो भी होगा, चाहे वो राज्यसभा के रूप में पढ़े, चाहे हम विधान परिषद के रूप में पढ़े। विद्वानों का सदन उच्च सदन है। ये एक स्थायी सदन है। क्या है? स्थायी सदन। क्योंकि जिस तरह राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते उसी तरह विधान परिषद को भी भंग नहीं कर सकते। लेकिन याद रखने की बात यह है कि हमारी जो राज्यसभा है उसको कभी समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन किसी राज्य में अगर विधान परिषद है तो उसे समाप्त भी किया जा सकता है। यानी विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, हालांकि भंग नहीं किया जा सकता। क्लियर? नेक्स्ट, निम्न सदन में कौन होती है? विधानसभा होती है। और ये जो विधानसभा होती है ये विद्वानों का सदन नहीं है। इस सामान्य, हालांकि इस रूप में हम कमेंट नहीं बोल सकते कि मूर्खों का सदन है, लेकिन ये एक सामान्य सदन है। क्या सदन बोलेंगे इसको? सामान्य सदन बोल सकते हैं। बात समझ में आई? अगर ये स्थायी सदन है तो ये अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन है। बात समझ में आई? जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उन सदस्यों का कार्यकाल होता है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना? 5। देखो, मैं अगर पूछूं विधानसभा का कार्यकाल तो कितना होता है? 5 वर्ष। लेकिन मैं पूछूं विधान परिषद का कार्यकाल, कोई कार्यकाल नहीं होता है। विधान परिषद एक स्थायी सदन है, अतः विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता। लेकिन मैं पूछूं विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तो विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। हालांकि ये कोई फिक्स नहीं है। अस्थायी सदन होने के कारण इसको फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन अधिकतम 5 वर्ष। यहाँ विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है कि विधानसभा एक साथ समाप्त होती है, एक साथ गठित होती है, लेकिन विधान परिषद एक साथ गठित नहीं होती। कैसे होगा इसमें बात समझना कि विधान परिषद के जो सदस्य हैं कितने? 1/3 सदस्य। कितने सदस्य? 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। कितने?
नहीं, राज्यसभा के समान चलते हैं। राज्यसभा में भी 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। बात अगर करें कि विधानसभा का अगर आपको सदस्य बनना है तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, कितनी, 25 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर इसको राज्यसभा के रूप में पढ़े तो ये राज्यसभा जो है राज्यों का सदन होता है, जबकि लोकसभा जनता का सदन होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ, अगर आपने एक बात पढ़ी थी कि लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता था, 2 सदस्यों को मनोनीत करता था, और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता था। ठीक है, उसी तरह विधान परिषद में कितने, 1/6 कितने सदस्यों को, 1/6 सदस्यों को, जबकि विधानसभा में 1 सदस्य को जो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था। अब ये एंग्लो इंडियन वाला प्रावधान भारतीय संविधान के संविधान संशोधन नंबर 104 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। क्लियर, ये बात समझ में आ गई यहाँ तक की, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, आगे ध्यान से समझना कि विधानसभा में एक होता है क्या, मुख्यमंत्री, और राज्य में इसके समकक्ष दूसरी समांतर सरकार होती है, जिसको चलाता है कौन, राज्यपाल। यानी अगर राजनीतिक मुखिया पूछे राज्य का तो मुख्यमंत्री है, लेकिन संवैधानिक रूप से किसी भी राज्य का मुखिया कौन होता है, राज्यपाल होता है। मेरे को ये बताइए कि मुख्यमंत्री की आवश्यकता क्यों पड़ी, मुख्यमंत्री की आवश्यकता क्यों पड़ी, कब पड़ी, कहां से शुरुआत हुई, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा एक चैप्टर। ध्यान दीजिएगा, बड़े ध्यान से समझेंगे तो ही समझ में आएगा। ये समझ आ गया? यस सर। नेक्स्ट, यानी मुख्यमंत्री की आवश्यकता क्यों पड़ी और कहां से पड़ी, है ना। भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा एक शासन की शुरुआत होती है, और उस शासन का नाम है द्वैध शासन। कौन सा शासन? द्वैध शासन। इस द्वैध शासन के तहत एक राजनीतिक मुखिया और एक संवैधानिक मुखिया। ठीक है, द्वैध शासन व्यवस्था भारत में शुरुआत हुई 1919 में। ठीक है, इस द्वैध शासन के तहत प्रांतों में, कहां पर हुई है ये, प्रांतों में द्वैध शासन की बात है 1919 में। तो इसमें कुछ विषय तो मुख्यमंत्री को दे दिए गए और कुछ विषय राज्यपाल को दे दिए गए। अगर लैंग्वेज के रूप में पढ़े तो आपको मैं सुना देता हूं कि राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए, इसके लिए उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए, अर्थात जनता की सरकार के लिए राज्यों में, प्रांतों में द्वैध शासन की क्या होती है, शुरुआत होती है। इसके तहत, द्वैध शासन के तहत आरक्षित विषय, कौन से विषय, आरक्षित विषय तो किसको दिए गए, राज्यपाल को दिए गए, और अनारक्षित विषय, कौन से विषय, अनारक्षित विषय, इन अनारक्षित विषयों को हस्तांतरित विषय भी कहा जाता है। तो हस्तांतरित विषय किसे सौंप दिए गए, मुख्यमंत्री को सौंप दिए गए। बात समझ में आ रही है क्या? ये जो द्वैध शासन 1919 में राज्यों में शुरू हुआ था, कब, 1919 में। यही द्वैध शासन 1935 में राज्यों से तो क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है।
राज्यों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई 1919 में। राज्यों में यानी प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हुआ 1935। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये प्रांतों से समाप्त होकर और किस में शुरू हो गया? केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई? 1935 में। बात समझ में आ जाएगा? लगभग हर एग्जाम का यानी हर तीसरी एग्जाम का प्रश्न है, हर तीसरी एग्जाम का प्रश्न है। द्वैध शासन की शुरुआत भारत में 1919 में, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत 1919 में, प्रांतों में द्वैध शासन कब समाप्त हुआ? 1935। और प्रांत केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई? 1935 में। क्लियर, समझ में आया सर? आगे समझते हैं इस बात को। मिटा दूं? यस सर। नेक्स्ट है, यानी एक बात समझना, जब राज्यों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, राज्यों में द्वैध शासन को क्या कर दिया? समाप्त। कब कर दिया? 1935 में। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है इसी को घुमाकर कि प्रांतीय स्वायत्तता कब प्रदान की गई? 1935 में। प्रांतों को स्वतंत्र कर दिया, कब कर दिया? 1935 में। ध्यान से समझना कि 1935 के अधिनियम के द्वारा राज्यों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई, यानी स्वतंत्र कर दिया। संविधान में राज्य का मुखिया पीएम ने होकर किसको बताया गया है? सीएम। संविधान राज्य का मुखिया पीएम ने होकर सीएम को बनाया है। राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण को आप ध्यान से समझें तो प्रधानमंत्री के रूप में हीरालाल शास्त्री को बनाया गया, जो बाद में वही राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बने थे। जब संविधान लागू हो गया उसके बाद, संविधान लागू होने के बाद राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री श्रीमान हीरालाल शास्त्री, जो कि मनोनीत हुए। उसके बाद में हमारी विधानसभा का गठन हुआ 1952 में, तो निर्वाचित मुख्यमंत्री हुए टीकाराम पालीवाल। नेक्स्ट है, तो ये राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे कौन? हीरालाल शास्त्री। संघ की तर्ज पर ही राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। प्रश्न तो बड़ा खतरनाक है, संसदीय शासन प्रणाली होता क्या है? लेकिन बताऊंगा अभी कि जिस प्रकार केंद्र की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधानमंत्री होता है, उसी तरह राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया सीएम होता है। समझ में आ गई? वास्तविक मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्य में राज्यपाल को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका वास्तविक प्रधान सीएम होगा। और इसी तरह का प्रावधान केंद्र में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में दिया गया। क्लियर? नेक्स्ट है, अनुच्छेद 164 के अनुसार जो व्यक्ति विधानसभा में बहुमत दल का नेता होगा उसे सीएम के रूप में क्या करेंगे? नियुक्त। अर्थात मुख्यमंत्री राज्य के शासन का क्या होता है? प्रमुख होता है, जबकि राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, राज्य का प्रमुख होता है। शासन का प्रमुख मुख्यमंत्री, राज्य का मुखिया राज्यपाल, सीएम का वास्तविक प्रधान होता है, जबकि राज्यपाल नाम मात्र का प्रधान होता है। राज्यपाल ऐसे किसी व्यक्ति को सीएम या मंत्री नियुक्त कर सकता है जो कि विधानसभा का सदस्य भी नहीं है, विधानसभा का सदस्य। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि वह 6 माह के अंदर सदन का सदस्य निर्वाचित हो, और यदि वह 6 माह में सदन का सदस्य निर्वाचित नहीं होता है तो उसे त्याग पत्र देना होता है। लेकिन उसे पुनः तब तक मंत्री नहीं बनाया जा सकता जब तक कि वह निर्वाचित नहीं हो जाता। तो बिना निर्वाचन लड़े एक व्यक्ति 6 माह तक मंत्री रह सकता है। ये नहीं कि एक बार रह लिया फिर उसको हटा दिया फिर दोबारा बना दिया, नहीं। अगर अब दोबारा मंत्री बनाना है तो उसको चुनाव जीतना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति कब होती है? मैंने आपको कल बताया था कि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ा है और चुनाव हार गया है, चुनाव लड़ा है और चुनाव हार गया है, लेकिन उसका प्रभुत्व इतना है कि उसको मंत्री बनाया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में उसको मंत्री बना देते हैं और
ऐसी स्थिति में कई बार क्या होता है कि 6 माह के अंदर कहीं न कहीं गड़बड़ी हो जाती है और वहां पर दोबारा चुनाव करवाना होता है, तो उस व्यक्ति को वहां से चुनाव लड़वाकर और चुनाव जिताकर फिर स्थायी रूप से मंत्री बनाया जाता है। ये प्रैक्टिकल है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? शानदार प्रश्न है, मैंने पूछा था वही प्रश्न है कि प्रधानमंत्री के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री के रूप में अलग से कोई योग्यता का प्रावधान नहीं है, तो उसी तरह मुख्यमंत्री के लिए भी किसी योग्यता का प्रावधान नहीं है। लेकिन सिंपल सी बात यह है कि अगर प्रधानमंत्री है तो वो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लायक होना चाहिए, तो लड़ने के लायक होगा तो चुनाव लड़ेगा। तो कुल मिलाकर लोकसभा के एक सदस्य बनने की जो योग्यता होती है वही प्रधानमंत्री की होती है। उसी तरह विधानसभा का चुनाव लड़ने की जो योग्यता होती है वही मुख्यमंत्री पद की योग्यता होती है। क्लियर? नेक्स्ट है, तो इसके लिए न्यूनतम आयु का प्रावधान अपन ने बताई रखा है 25 वर्ष है। राज्य के सीएम को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है, तथा सीएम अपना त्याग पत्र भी किसको देगा? राज्यपाल को देगा। मुख्यमंत्री का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष होता है, क्योंकि वह विधानसभा का नेता होता है और विधानसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। लेकिन सीएम तब तक अपने पद पर बना रह सकता है, कब तक? जब तक कि विधानसभा में उसे बहुमत यानी विश्वास प्राप्त है, अर्थात कभी कभी 5 वर्ष से पूर्व भी हटाया जा सकता है। इसलिए एक सीएम अपने एक कार्यकाल में अधिकतम 5 वर्ष तक ही अपने पद पर बना रह सकता है। इसके अलावा उसका कार्यकाल अनिश्चित माना जाता है, यानी कोई पता नहीं कब तलवार लटक जाए। क्लियर? राजस्थान की मुख्यमंत्री यशस्वी वर्तमान अशोक गहलोत जी के बारे में आपने कई बार सुना है कि अब तलवार लटकी हुई, अब तलवार लटकी, अब तलवार लटकी, लेकिन ये तो क्या है? जादूगर है। राज्य के सीएम को विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाकर कभी भी पद से हटाया जा सकता है। यदि सीएम विधानसभा में विश्वास खो देते हैं तो राज्यपाल उसे पद से हटा देते हैं, अर्थात सीएम को पद से हटाने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे मुख्यमंत्री के कार्य।